We started the EMI lecture with the magnetic flux और धीरे धीरे फिर हमने फैराडे लॉ पे और फिर ब्यूटीफुल लेंजीज लॉ पे अपने आइडिया को शिफ्ट करा। काफी सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस आउट करे। एक क्विक रिकैप लेते हैं ओवर द आइडिया एंड a quick recap is that the idea proceeds in a hierarchy और वो हायरार्की किस तरीके से है कि पहले आप निकालते हैं फ्लक्स, उससे पहले आती है फील्ड, फील्ड का सोर्स सोलेनॉइड है, करंट कैरिंग वायर है, क्या सोर्स है, उसकी वजह से आती है फील्ड, फील्ड along a correct orientation of area से आता है फ्लक्स, फिर आता है वेरिएशन ऑफ फ्लक्स दैट इज सपोज टू बी डी फाई अपॉन डी टी, जिसको हम फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई बोलते हैं, दैट इज ई इज सपोज टू बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ डी फाई अपॉन डी टी, दैट इज अ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस अ कॉइल इज डिफाइंड एज इंड्यूस्ड ईएमएफ। रियल ईएमएफ नहीं है, कोई हमने इलेक्ट्रोड्स नहीं लिए हैं, कोई इलेक्ट्रोलाइट नहीं लिए हैं, तो पॉल्यूशन फ्री हमारी ये ईएमएफ है क्योंकि ये वर्चुअल ईएमएफ आ रही है। दैट इज आइडिया विच इज कमिंग फ्रॉम द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर एंटर कर गए हो, मैग्नेटिक फ्लक्स के वेरिएशन से ईएमएफ आ रही है, सो मतलब इलेक्ट्रिकल कैरेक्टर क्रिएट हो रहा है, दैट्स आवर आइडिया वाज। और फिर नेक्स्ट आइडिया इज माइनस ऑफ डी फाई अपॉन डी टी, दैट इज टू गिव अस अ पोलैरिटी ऑफ दैट वर्चुअल ईएमएफ, और उस आइडिया को आप क्या बोलते हो, लेंजीज लॉ बोलते हो, जो कि एक बेसिकली इनर्शिया बिहेवियर है। इनर्शिया बिहेवियर है, इसी तरीके से मैंने आपको समझाया था, एज एन इनर्शिया बिहेवियर समझाया था। इनर्शिया बिहेवियर किस तरीके से, इलेक्ट्रिकल इनर्शिया, क्या इलेक्ट्रिकल इनर्शिया, दैट इट बेसिकली ट्राइज टू अपोज द वेरी मच रीजन विच प्रोड्यूसेस इट, सो इट ऑपोजेस द कॉज विच प्रोड्यूसेस इट। वो इस नेगेटिव साइन का बेसिक सिग्निफिकेंस होता है। इसके बेसिस पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करा ऑन द बेस ऑफ दिस आइडिया, राइट। एंड सो वी आर टेकिंग दिस थ्योरी फॉरवर्ड ओवर देयर। लेंस लॉ को हमने कैसे लिखा, E इज इक्वल टू माइनस और डी फाई अपॉन डी टी। अब ये इंस्टेंटेनियस ईएमएफ है, इंस्टेंटेनियस, जैसे न्यूटन सेकेंड लॉ होता है वैसे फैराडे सेकेंड लॉ है इंस्टेंटेनियस ईएमएफ का। एनी टाइम अगर क्वेश्चन आपसे कहता है कि एवरेज ईएमएफ कैलकुलेट करो, वो भी हमने लास्ट क्वेश्चन टच करके छोड़ दिया था, that was equal to del phi upon del t, that will be the value for the average EMF as del phi upon dt in the magnitude, minus sign of course direction show in करेगा। तो ये एक टाइम इंटरवल में होगा। क्वेश्चन डेफिनेटली अगर टाइम के बारे में मेंशन इन कर रहा है, that means that you are in for an average question, right? So this is what we have done in the last lecture। तो हम इससे आगे बढ़ते हैं। So question वहीं से है, a square loop of side 22 centimeter is changed to a circle in time 0.4 second। देखो आइडिया फ्लक्स का नहीं है, वेरिएशन ऑफ फ्लक्स का है। पहले फ्लक्स होगा, नॉन जीरो फ्लक्स होना चाहिए, फिर वेरिएशन ऑफ फ्लक्स होना चाहिए। फ्लक्स यूजुअली क्या है, बी एस कॉस थीटा। तो तीन चीजें हैं जिनको आप वेरी कर सकते हो, एक तो मैग्नेटिक फील्ड, एक तो एरिया और एक तो ओरिएंटेशन। अब ये क्वेश्चन जो है वो एक्सक्लूसिवली किसके ऊपर है, एरिया के ऊपर है, कि आप एरिया को बदल रहे हैं। पहले जो फ्लक्स है वो किसके अक्रॉस है, स्क्वायर लूप पर है, और बाद में किसके अक्रॉस है, सर्कल के अक्रॉस है। सो व्हाट इज द वैल्यू फॉर द इंड्यूस्ड ईएमएफ, वो आपसे पूछा हुआ है, और प्लस माइनस की ऑप्शन भी आपके आंखों के सामने उसके अंदर गिवन है, प्लस माइनस की ऑप्शन भी गिवन है। करेक्ट है, इसका मतलब ये क्वेश्चन फैराडे लॉ का नहीं है, लेंजीज लॉ का है। तो कर लो सॉल्व फिर इसको। सो व्हाट इज द वैल्यू फॉर दैट, सो शुड बी इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। So E is supposed to be equal to phi 2 minus phi 1 upon delta D. That should be the final flux minus initial flux upon delta D. ये सही है ना? So phi 2 minus phi 1 एवरेज वैल्यू लिख रहे हैं, एवरेज वैल्यू। So फाइनल वैल्यू कैसे आएगी, फाइनल वैल्यू, so फाइनल वैल्यू शुड बी एज इक्वल टू, अब इसके अंदर एन कैप नहीं बदला है, एन कैप नहीं बदला, ऐसा नहीं कि ओरिएंटेशन बदली है, कंफ्यूज मत करिएगा। सो एन कैप एज इट इज ही है। सो बस ये देखना पड़ेगा कि जो फाइनल एरिया और जो इनिशियल एरिया है वो कम है या ज्यादा है। सो मैग्नेटिक फील्ड जितनी है उतनी रहेगी, दैट इज बी इनटू एरिया, बाद में सर्कल बना, एंड माइनस द बी इनटू एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ द टाइम। इससे आपका आंसर क्रिएट हो जाएगा। सो दैट शुड बी इक्वल टू, बी की वैल्यू कितनी है, 0.2 है, इनटू एरिया ऑफ द सर्कल, दैट शुड बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, एंड माइनस द एरिया फॉर द स्क्वायर, दैट शुड बी एल स्क्वायर, एंड डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी की वैल्यू आपको 0.4 सेकेंड्स गिवन है। सो 0.2 अपॉन 0.4 हाफ हो जाएगा, सो हाफ इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर आपको 22 सेंटीमीटर गिवन है, ऑलरेडी आपको गिवन है, सो 0.22 हो गया, सो दैट इज 0.22 स्क्वायर, दैट इज एल स्क्वायर,
एंड बाकी जो है वो पाई आर स्क्वायर है। रेडियस आपको चाहिए होगा सर्कल का, तो स्क्वायर लूप को सर्कल में कन्वर्ट करें, इसका मतलब क्या हुआ, स्क्वायर लूप को सर्कल में कन्वर्ट करने का मतलब जो आपकी पेरीफेरी है, पेरीमीटर है, वो इक्वेट कर सकते हैं। स्क्वायर लूप कन्वर्टेड इनटू अ सर्कल, सो पेरीमीटर वाज 4l और अब वो कितना हो गया है, 2 पाई r हो गया है। तो उससे आपको r की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज इक्वल टू 2l अपॉन पाई, दैट्स द वैल्यू फॉर द r। और ये वैल्यू आप वहां पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तो आपको r स्क्वायर चाहिए, सो r स्क्वायर हो जाएगा 4l स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर, और आपको पाई आर स्क्वायर चाहिए, सो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा 4l स्क्वायर अपॉन पाई, and then you can substitute in the value. So technically the average EMF should be equal to half into ये जो पाई आर स्क्वायर था, सो पाई आर स्क्वायर की जगह 4l स्क्वायर अपॉन पाई एंड माइनस ऑफ पाई आ जाएगा। अब आप इसके अंदर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे और रिजल्ट आपका सॉल्व इन हो जाएगा। ओ सॉरी, दैट इज माइनस एल स्क्वायर ओवर देयर, राइट। सो उसमें आपका एल स्क्वायर भी कॉमन आ गया बेसिकली, सो दैट्स 4 माइनस पाई अपॉन पाई। इससे आप रिजल्ट को इवेलुएट कर लेंगे। अब दैट इज हाफ इंटू एल हो गया आपका 0.22, उसका स्क्वायर 22 का स्क्वायर कितना होता है 4.84, एंड देन 4 माइनस पाई, सो 4 माइनस 3.14, दैट शुड बी 3.14 है ना, तो 0.86, यस करेक्ट, एंड डिवाइडेड बाय पाई, सो 3.14। इससे आप अपने रिजल्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं और आपका आंसर क्रिएट इन हो जाएगा। सो कैन जस्ट गो इन ऑन एंड कैलकुलेट दिस वैल्यू और ऑप्शन मार्क कर लेना। ऑप्शन यहाँ पे आपको चारों गिवन है, अकॉर्डिंगली आप ऑप्शन को मार्क इन कर लेना। राइट, सो दिस इज अ क्वेश्चन व्हिच इज बेस्ड अपॉन द चेंज इन द एरिया। तो इस क्वेश्चन को भी हमने टच इन कर लिया है, ऑलमोस्ट सारा सॉल्व करके दिया है मैंने, ऐसा नहीं है कि सॉल्व नहीं करके दिया, पूरा सॉल्व करके दिया, आपको बस वैल्यूएशन चेक कर लेनी है बाद में, ठीक है। सो काइंडली डू दैट एज यू प्रैक्टिस लेटर ऑन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं। क्वेश्चंस की कमी नहीं है, आइडिया बहुत ही स्ट्रांग है, क्योंकि हमें फ्लक्स को वेरी करना है और वेरिएशन जो होती है वो एक ऑर्डर ऑफ लाइफ है। तो इसका मतलब बहुत तरीकों से आप उसको वेरिएट कर सकते हैं। कई बार क्वेश्चन आपको शो करेगा कि वेरिएशन है, लग रहा होगा, पर हो नहीं रही होगी। लेट मी फीचर अबाउट सच ए क्वेश्चन। हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है which is uniform over there। क्या है, यूनिफॉर्म है, इट्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ओवर हियर इन दिस रीजन। और यहाँ पर एक ये कॉइल है, कॉइल इज हैविंग n नंबर ऑफ टर्न्स, रेडियस उसका r गिवन है, और ये जो कॉइल है दिस रोटेट्स अबाउट इट्स सेंट्रोइडल एक्सिस। क्या बोला हुआ है, द कॉइल रोटेट्स अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस विद एन एंगुलर स्पीड ओमेगा। एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट कर रही है। सो क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज सपोज्ड टू बी द इंड्यूस ईएमएफ अक्रॉस द कॉइल। तो इंड्यूस ईएमएफ क्या है कि that basically comes from the variation of the flux, so d phi upon dt से क्रिएट होता है, mod of d phi upon dt से फ्लक्स वेरी करना चाहिए। फ्लक्स तब वेरी करता है जब आपकी मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल हो, एरिया चेंज हो रहा हो। एरिया किस प्रकार चेंज होता है वो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में समझा दिया है, या फिर ओरिएंटेशन चेंज हो, थीटा की वैल्यू चेंज हो रही हो। इस क्वेश्चन में थीटा कितना है, इस क्वेश्चन में जो थीटा होगा दैट इज थ्रू दिस एंगुलर वेलोसिटी, सो थीटा शुड बी इक्वल टू ओमेगा इनटू टी। टी हम ले आए हैं, टी क्या है, टाइम बिहेवियर, और टाइम तो बदलता रहता है, तो हमारे दिमाग में आएगा दैट देयर इज सपोज्ड टू बी अ वेरिएशन, है ना, कि वेरिएशन हो रहा है, हाँ या ना। सो दैट इज सपोज्ड टू बी इक्वल टू बी इनटू एस इनटू कॉस थीटा, सो बी एस कॉस ओमेगा टी भी आप इसको लिख सकते हो, करेक्ट है। चलो अब हम चेक करते हैं कि बदल क्या रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड बदल रही है, नहीं बदल रही है, डायग्राम के हिसाब से यूनिफॉर्म है, सो बी इजंट चेंजिंग, तो बी का तो काम नहीं है, बी तो नहीं चेंज हो रही। व्हाट अबाउट एरिया, क्या ये लूप एक्सपैंड हो रहा है, श्रिंक हो रहा है, नहीं हो रहा है, सो एस बी नहीं चेंज हो रहा है। बात आ जाती है एंगल की, कि जो एंगल है किसके बीच में, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में और एरिया वेक्टर के बीच में, क्या वो एंगल चेंज हो रहा है, हमने कहा बिल्कुल नहीं हो रहा है। अगर हम एन कैप अपनी तरफ बना रहे हैं ऊपर की तरफ, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डाउनवर्ड्स गिवन है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो दोनों के बीच का एंगल स्टैटिक है, कितना है 180 डिग्रीज है, और वो नहीं बदल रहा है, इट इज नॉट चेंजिंग, सो थीटा इजंट अ वेरिएबल। ये वहीं पे घूमे जा रही है, वहीं पे घूमे जा रही है, तो उसका एन कैप नहीं चेंज हो रहा है, वहीं पे घूमे जा रही है सेंट्रोइडल एक्सिस पे, एन कैप नहीं बदल रहा है, बी इनसाइड है, तो एंगल बिटवीन दोस टू आर नॉट चेंजिंग, सो थीटा इज आल्सो नॉट अ वेरिएबल इन द क्वेश्चन। टाइम डेफिनेटली चेंज हो रहा है, पर थीटा नहीं चेंज हो रहा है, थीटा नहीं चेंज हो रहा है। थीटा कौन सा एंगल है, बी और एन कैप के बीच का एंगल है, वो बिल्कुल नहीं चेंज हो रहा है इस केस में।
समझ आ रही है? एंड देयरफॉर द वैल्यू फॉर द ईएमएफ इज इक्वल टू 0, क्योंकि कुछ भी वेरिएशन नहीं है। तो भाई हमें तो चाहिए, हमें तो वेरिएशन चाहिए, तो हम तो हार नहीं मानेंगे। हमने बोला रोटेट कराना है तो यू कैन डू द रोटेशन अबाउट एनी अदर एक्सिस, सेंट्रोइडल एक्सिस पे मत करो। सो हैव द सेकंड सिनेरियो इमीडिएटली कंस्ट्रक्टेड टुवर्ड्स द राइट। ये सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट में रोटेशन थी, तो फिर तो आपका इंड्यूस ईएमएफ का कॉन्सेप्ट नहीं बन पाया। तो हमने क्या करा, जो एक्सिस है उसको ही बदल दिया है और उसको एक वर्टिकल डायमीटर एक्सिस कर दिया है। क्या कर दिया है? अ वर्टिकल डायमीटर। So this is a vertical diameter, and now this is going to rotate about a vertical diameter. Now, if it is a vertical diameter, what does it mean basically? That you will be having, just a second, it just hanged out. Just a second. That there will be a change in orientation over there. It's still hanging. There will be the change in the orientation over there. Now I think I will be able to manage. Right, so there will be the change in the orientation over there कि क्या होगा कि vertical diameter के about जब वो rotate करेगी coil, जो vertical diameter के about, तो जो उसका n cap है वो change हो जाएगा। So initial orientation जो है, initial जो orientation है, उस orientation में जो n cap है वो कहाँ पर है? तो initial orientation में n cap बाहर था, मेरी तरफ था, पर जब वो rotate कर रही है, let's say इस तरीके से rotate कर रही है, तब उसका जो n cap है वो इधर हो गया है, तो n cap has changed। पहले एन कैप कहाँ था? परपेंडिकुलर मेरी तरफ था, और अब वो एन कैप क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। सो वर्टिकल डायमीटर के अबाउट हमने उसको जब रोटेट कर दिया, राइट। सो एन कैप कॉन्टिन्यूसली कीप्स ऑन चेंजिंग। तो अगर एन कैप उसका कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है, पहले नहीं हो रहा था, तो इसके अंदर एन कैप डज नॉट चेंज। मैंने डिफरेंस बताना था आपको, डिफरेंस बता दिया दोनों क्वेश्चन का। लेकिन अब हम एन कैप को बदल रहे हैं, और एन कैप बदलेगा, एरिया नहीं बदल रहा है। कॉइल का जितना एरिया उतना ही है, मैग्नेटिक फील्ड जितनी है उतनी है, एक ही वेरिएशन चाहिए था, मिल गया हमें। सो द फ्लक्स इज इक्वल टू बी एस कॉस थीटा। और अगर ये कॉइल है तो उसके अंदर n नंबर ऑफ टर्न्स भी होंगे, n इज द नंबर ऑफ द टर्न्स इन द कॉइल। सो इन दैट कंडीशन द नेट फ्लक्स कितना होगा? n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज अ वैल्यू फॉर द नेट फ्लक्स, एंड दैट इज n b s cos ऑफ ओमेगा t। थीटा की जगह ओमेगा t। कॉन्टिन्यूसली रोटेशन है, तो कॉन्टिन्यूस एंगल ट्रैवल हो रहा है, और कॉन्टिन्यूस एंगल कितना है? ओमेगा इंटू टी। ओमेगा कांस्टेंट है इसके अंदर, ओमेगा क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से है। सो इनिशियली अगर आप एंगल को चेक इन कर रहे हैं इनिशियली, तो आपको फाइंड आउट होगा कि बी इनसाइड है, एन कैप ऊपर है। ये इस क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है, बी ऊपर गिवन हो, तो एन कैप भी ऊपर हो, तो बीच का एंगल इनिशियली 0 होगा, ऐसा कुछ भी हो सकता है। फिलहाल के तौर पे अगर हम देखें इनिशियली, तो 180 डिग्री का मतलब इनिशियली एंगल आ रहा था, कोई बात नहीं। सो वी हैव द वैल्यू फॉर द ई एज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई अपॉन डी टी। उसके ऊपर आपका दिमाग नहीं लगाना है, जो कि इनिशियली एंगल कितना आ रहा है, क्योंकि एंगल इसके अंदर कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है, करेक्ट है। सो इसको डिफरेंशिएट कर लो, और माइनस लगाना, क्योंकि आपको इंड्यूस ईएमएफ का पोलैरिटी साइन भी चाहिए, लेंजीज लॉ लगा रहे हो। सो दैट्स माइनस ऑफ एन बी एस, तो कांस्टेंट है, दैट इज डी अपॉन डी टी ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो क्वेश्चन करते समय इस बात का ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट समझते हुए भी इस बात का ध्यान रखना कि कौन सी टर्म वेरी कर रही है। ज्यादातर क्वेश्चन में एक ही टर्म वेरी करती है, वो आपको आइडेंटिफाई करनी होती है। जैसे इसमें क्या वेरी कर रहा है? द एंगल ऑफ ओरिएंटेशन वेरी कर रहा है, एंड सो आप डिफरेंशिएट आप कर ही लोगे और आपका आंसर भी क्रिएट हो जाएगा। सो द वैल्यू फॉर द ई बिकम्स माइनस ऑफ एनबीएस कॉस थीटा के डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन थीटा। सो माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी, और चेन रूल अप्लाई कर लोगे, टी का कोफिशिएंट कितना? ओमेगा, सो ओमेगा से मल्टीप्लाइड हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस भी हो गया है। सो ई बिकम्स इक्वल टू एन बी एस ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी। रिलेशन डेवलप इन हो गया है, दैट इज फॉर द इंड्यूस ईएमएफ एज अ रिलेशन, एन बी एस डब्ल्यू साइन ओमेगा टी। और अगर आप इसका ग्राफ बनाना चाहोगे, इंड्यूस ईएमएफ का ग्राफ बनाना चाहोगे, देखो इनिशियली ऐसे ही हमारी सोच नहीं थी, पर फाइनली जो रिजल्ट आ रहा है वो आपका साइनोसॉइडल आ रहा है। साइनोसॉइडल मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, एंड दिस इज हाउ यू जनरेट एन ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। क्या जनरेट करा है मैंने? दिस इज एन ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ क्यों? ग्राफ बना के देख लो, ये तो साइन फंक्शन का ग्राफ है। तो अगर ये साइन फंक्शन का ग्राफ है, इसका मतलब
जो आपने वर्चुअल ईएमएफ जनरेट करी है, that will be like this. So रुकेगी थोड़ी, मतलब it is going to be there like this. So like this, that is a E versus your T टाइम के साथ में like this. So E versus T ग्राफ इस तरीके से आ रहा है, E versus थीटा ग्राफ है इस तरीके से आ रहा है like this. So that's what the sinusoidal graph is there. So that's what is a character of an alternating EMF, and therefore, my dear, and therefore, this equation and this derivation is a principle of a AC generator. When a current carrying coil, current की जरूरत क्या है? When a coil is rotated in a magnetic field continuously, it induces inside an alternating EMF. और अगर सर्किट क्लोज होगा तो फिर एडिशनली एक इंड्यूस करंट भी फ्लो करेगा, जिसको फ्यूचर में जाके हम ऑल्टरनेटिंग करंट का नाम दे देंगे. तो ऑल्टरनेटिंग करंट इसलिए इसका नेक्स्ट चैप्टर होता है, और इतनी आसानी से हमने एक ऑल्टरनेटिंग करंट को डेवलप कर लिया है. ई नॉट की जो वैल्यू है दैट इज अ पीक वैल्यू, ये पीक वैल्यू आएगी, दैट इज ई नॉट. और ई नॉट की जो वैल्यू है दैट इज NBSW. तो अगर आपको घर में पीक वोल्टेज चाहिए, जैसे आपके घर में आप यूजुअली बोलते हैं कि मेरे घर में 220 वोल्ट आती है, अगर आपको पीक वैल्यू चाहिए, पीक वैल्यू 220 वोल्ट से ज्यादा होती है ना, तो वो आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? जैसे फैक्ट्री कनेक्शन है तो आपको ईएमएफ की वैल्यू ज्यादा चाहिए, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन चाहिए, तो क्या कर सकते हो? तरीके मिल गए आपको. ये व्हाट अ वेज आउट. आप एन की वैल्यू को बढ़ा सकते हो, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक बिहेवियर रख सकते हो, उसके लिए आप फेरोमैग्नेट्स यूज कर सकते हो, और एरिया बड़ा रख सकते हो, बड़े बड़े कारखाने बनाने पड़ेंगे आपको, और एंगुलर स्पीड ज्यादा कर सकते हो. सो बाय कंट्रोलिंग एनी वन ऑफ दीज फैक्टर्स यू विल बी एबल टू बेसिकली इंक्रीज द पीक वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर ईएमएफ. You might get the questions from here like this कि आपने क्या करा, फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया, फ्रीक्वेंसी डबल कर दी. देखो ओमेगा कितनी होगी, 2πf, जैसे इंडिया में होती है ना. तो इंडिया में जो एसी फ्रीक्वेंसी हमारे घरों में आती है आपको पता होगी कितनी है, 50 हर्ट्ज है. तो मान लो कि आपको बोला जाए कि आप उस फ्रीक्वेंसी को डबल कर दो, क्या कर दो, डबल कर दो, कितनी कर दो, 100 कर दो, तो क्या असर आएगा पीक ईएमएफ पे? तो डबल हो जाएगी, बिकॉज फ्रॉम दिस फॉर्मूला द पीक ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू ओमेगा. So the input voltage is going to increase. So we have a pretty high EMF in our households. Reason because we have a pretty high omega, pretty high. That's 50. आप बोलोगे सर 50 ही तो है, 50 बार एक सेकेंड में फेज बदलना, 50 times oscillating in one. This is one cycle, my dear. This is 0 t by 2 and capital T. This is one cycle. ये one cycle है, इस one cycle मतलब एक सेकेंड में 50 बार ये साइकिल बदल जाएगी. So it's pretty fast, my dear, and that's what is an AC. Good one. आगे बढ़ते हैं. And there is a question over there. Metal loop is rotating in a uniform magnetic field. So is the magnetic flux through the loop changing? Of course, yes, it is changing. Reason because the angle of orientation is changing. अभी इस डायग्राम के हिसाब से जो n cap है वो कहाँ पर है? ऊपर की तरफ है. दिख रहा है ना आपको ये वाला क्वेश्चन? This one. इसमें n cap कहाँ पर है? ऊपर की तरफ है, मेरी तरफ है मान लो, और मैग्नेटिक फील्ड भी ऊपर की तरफ है. तो इस समय n कैप और b कैप के बीच का एंगल कितना है? 0 है. लेकिन जैसे जैसे रोटेट करेगा, ये हॉरिजॉन्टल डायमीटर के अबाउट रोटेट कर रहा है. मैंने अभी क्वेश्चन वर्टिकल डायमीटर का कराया. ये हॉरिजॉन्टल डायमीटर या मीडियन के अबाउट रोटेट कर रहा है. तो जैसे जैसे रोटेट करेगा तो उसका एन कैप चेंज होता जाएगा, और एन कैप अगर चेंज होगा, एन कैप और बी कैप के बीच में क्या आ जाएगा? एंगल आ जाएगा, जो कि कॉन्टिन्यूसली वेरी करेगा. इस वजह से देयर विल बी अ variable magnetic flux across the coil, and which will be the root cause of induced EMF and current inside this coil. So definitely if you apply a ammeter in this particular coil, you will be able to detect the current over there. So yes, the magnetic flux is changing across this particular loop. तो centroidal axis पर rotate करोगे तो कुछ नहीं होगा, तो आपको दूसरी एक्सेस को सिलेक्ट करना पड़ेगा. तो हम तो +1 में करते थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट एक्सेस पे. हालांकि चलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज नहीं हो रहा, और भी एक्सेस होती हैं, ये हमें पता चला है. और सेंट्रोइडल एक्सेस पे दुनिया खत्म नहीं होती है. अगर वही एक्सेस होती दुनिया में तो फिर आप इंड्यूस ईएमएफ का फायदा नहीं उठा पाते जैसे आप उठा पाए. क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत आपको टेस्ट करता है अलग अलग फॉर्म में. जैसे वो इस लैंग्वेज से आपको टेस्ट करेगा, द चार्ज पासिंग थ्रू द कॉइल, ये लैंग्वेज करेगा. देखो करंट है तो चार्ज होगा, डेफिनेट सी बात है, पर चार्ज तो भूला पड़ गया है, पता नहीं किस चैप्टर में पढ़ा था. अब तो सर क्या पढ़ रहे हैं हम, इसके अंदर चार्ज क्यों पूछ रहा है? वो करंट की कहानी है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, सब वापस ले गए चार्ज पे. बेटा जब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पूरा आर्टिकल शुरू करा था पहले लेक्चर में, जब हमने बोला था इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म हम पढ़ेंगे, तो आपको समझाया था कि सारी नींव इस आर्टिकल की चार्ज होगी, चार्ज होगी, पूर्ण रूप में चार्ज ही होगा. तो चार्ज का क्वेश्चन बनता है.
आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको आंसर करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन क्या है, दिस इज अ फ्लिप कॉइल ओवर देयर, मतलब वो फ्लिप हो जाती है। इट्स अ फ्लिप कॉइल consists of n turns of the circular coils which lie in a uniform magnetic field. Number of turns given है, भूलिएगा नहीं, ऑफ कोर्स ऑब्जेक्टिव टाइप होगा तो कितना भूलोगे। प्लेन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड शोन, जैसे क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है, और साथ में प्लेन ऑफ द कॉइल भी आपको गिवन है, एन टर्न्स ऑफ द कॉइल ओवर देयर, वो भी कैसे रखी हुई है वो आपको दिखा रखा है। प्लेन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर, मतलब एन कैप फील्ड के डायरेक्शन में या उसके ऑपोजिट होगा। प्लेन ऑफ द कॉइल कहां पर है, दैट इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो एन कैप फील्ड के डायरेक्शन में या ऑपोजिट होगा। The coil is connected to the current integrator, which measures the total charge passing through it. So current integrator मतलब करंट को इंटीग्रेट करोगे तो चार्ज आएगा। मतलब लैंग्वेज देखो, I क्या होता है, that is equal to dq upon dt. So dq क्या हो जाएगा, that will be I into dt, और इसको इंटीग्रेट कर लो, चार्ज आ जाएगा। So that's what the question is basically. जैसा करंट इंटीग्रेटर, इसका मतलब बेसिकली वो आपको चार्ज की वैल्यू देगा। एंड कॉइल इज टर्न थ्रू 180 डिग्री अबाउट अ डायमीटर। सो सेम क्वेश्चन हो गया जैसे अभी हमने करा था, दिस इज अबाउट अ वर्टिकल डायमीटर and the charge passing through the coil is supposed to be equal to. Now what do you take up from this question? You take up from the question कि क्वेश्चन आपको ना क्या कर रहा है, एक टाइम फ्रेम में उलझा रहा है, टाइम फ्रेम में। अब आप बोलोगे नहीं सर देखो क्वेश्चन में कहीं टाइम मेंशन नहीं है, कहीं पर भी टाइम मेंशन नहीं है। ओके, आपकी बात में एग्री कर रहा हूँ, क्वेश्चन में टाइम मेंशन नहीं है, पर पूरी बात को ध्यान से समझना। देखो इसके अंदर आपसे चार्ज पूछा, पर बिना टाइम बिहेवियर के तो चार्ज नहीं है ना, इसका मतलब टाइम है, क्वेश्चन ने मेंशन नहीं करा है। बस टाइम कौन सा, उतना टाइम जितनी देर में आपने उसको 180 डिग्री रिवर्स करा है। समय लगा होगा कि नहीं लगा होगा, समय लगेगा कि नहीं लगेगा 180 डिग्री रिवर्स करने में, बिल्कुल लगेगा। मतलब ये क्वेश्चन इंस्टेंटेनियस का नहीं है, इंस्टेंटेनियस का नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सर देखो ये जो पुराना वाला क्वेश्चन था, ये वाला जो क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन में अगर हमसे पूछा जाता है, सेम क्वेश्चन में, दैट फाइंड द ई एवरेज, एवरेज ईएमएफ इफ द कॉइल इज टर्न्ड थ्रू 180 डिग्रीज, अगर आपसे ये पूछा जाता तो फिर आपको बात समझ में आ रही है कि क्या होता। उसका मैग्नीट्यूड पूछा जाता है कि कितना होगा, तो आपको बात समझ में आ रही है कैसे निकालते हैं, 5.2 माइनस ऑफ 5.1 अपॉन डेल्टा डी, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो अगर बाद में जो एंगल है, बाद में जो एंगल है वो 180 आता, पूरी की पूरी कॉल आपने रिवर्स कर दी, पहले कैसे रखी हुई थी कि एन कैप हमारी तरफ है मान लो, और जो बी कैप है वो नीचे है, तो इनिशियल एंगल 180 हो गया मान लो, क्रॉस फील्ड है ना क्योंकि इस क्वेश्चन में, एन कैप ऊपर बी कैप नीचे, तो कितना एंगल है 180, 180 डिग्री फ्लिप कर दो तो एन कैप ऊपर हो जाएगा पूरा 180 डिग्री फ्लिप करके, तो फिर एन कैप और बी कैप के बीच में फाइनल एंगल कितना हो जाएगा, 0। सो शुड बी NBS cos 0 माइनस NBS cos 180 एंड डिवाइडेड बाय द टाइम। अब टाइम कैसे लिखोगे, टाइम कितना लगेगा 180 डिग्री रिवर्सल में, हाफ ऑफ द टाइम पीरियड। सो टाइम कितना होगा, कैपिटल T अपॉन 2, 180 डिग्री रिवर्स करा है ना, 360 डिग्री रिवर्स होगा तो कैपिटल T लगेगा, और कैपिटल T होता क्या है, 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो इसका मतलब टाइम कितना है, पाई अपॉन ओमेगा। सो दैट इज पाई अपॉन ओमेगा, ये आपका आंसर आएगा, ये आपका आंसर आएगा, दैट बिकम ट्वाइस ऑफ NBS divided by pi upon omega, which is equal to twice of BS omega upon pi, will be the value for the average induced EMF. Instantaneous देखोगे ये रिजल्ट है जिसका हमने ग्राफ बनाया हुआ है, और अगर आप एवरेज देख रहे हो हाफ साइकिल पे, तो फिर आपका ये रिजल्ट क्रिएट हो रहा है। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, तो जब भी 180 डिग्री या 90 डिग्री या 30 डिग्री फ्लिप बोला जाए है ना, या ओरिएंटेशन चेंज बोला जाए, तो वो क्वेश्चन आपका एवरेज का क्वेश्चन होता है। मैंने आपको लैंग्वेज से बात समझा दी है, तो ये क्वेश्चन आपके एवरेज का क्वेश्चन है, एंड देन यू नीड टू सॉल्व इट। अच्छा, हायरार्की क्या होती है कि आपको पहले फ्लक्स निकालना है, फिर वेरिएशन ऑफ फ्लक्स निकालना है। सो ई एवरेज कैसे निकलेगा, दैट इज डेल फाई अपॉन डेल टी, ठीक है, निकाल लोगे आप, अभी निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद क्या करोगे सर, उसके बाद निकालेंगे करंट। क्या निकालेंगे, करंट। कौन सा करंट सर, इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट कैसे आएगा, दैट विल बी द ईएमएफ एंड डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, जितना सर्किट का रेजिस्टेंस हो, करेक्ट है। सो दैट शुड बी इक्वल टू, यहां से डेल फाई अपॉन डेल टी, ये आपने ये एवरेज की वैल्यू प्लेस कर दी, एंड आर, करेक्ट है, एब्सोल्युटली करेक्ट सर। फिर आपने क्या करना है, दैट करंट इंड्यूस इनटू डेल्टा डी, क्या डेल्टा डी जो डिनोमिनेटर में है उसको ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देना है, और अगर आप ऐसा करते हैं
तो टर्म टुवर्ड्स द राइट बिकम del phi upon r. क्या आ जाएगी? del phi upon r and I into t is similar to this term where you're getting this particular value as amount of the charge which has passed through the circuit. So the amount of the charge passing through the circuit will become equal to del phi upon r. del phi upon r और छूम अंतर हो गया है क्या? टाइम छूम अंतर हो गया है, करंट एग्रीगेट हो गया है, इंटीग्रेट हो गया है, और क्या हो रहा है? चार्ज मिल गया है. एंड चार्ज एज अ टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइम फ्रेम. वो तो मस्ती से फ्लो कर रहा है, वो तो फ्लो करे जा रहा है. सो क्या है, बाकी जितने भी क्वेश्चन है वो टाइम फ्रेम बेस्ड है, सबको टाइम रेट ऑफ चेंज से क्वेश्चन बन रहे हैं, पर मजेदार दैट द चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम. राइट, तो ऑप्शंस में आंसर में टाइम नहीं दिखेगा. सो कर ले क्वेश्चन फिर खत्म यहाँ से सीधा का सीधा. सो डेल क्यू is equal to del phi, that's phi 2 minus phi 1 upon r. तो वो तो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया, that is nbs cos 0 and minus of nbs cos of 180 and divided by r. 180 degree flip है, so hence that becomes equal to twice of nbs divided by r will be the value for the charge which has passed through this. I've seen this particular question coming in the medical examination 15 times at least. आप चेक कर सकते हैं, बार बार आता है ये क्वेश्चन, बार बार आता है ये क्वेश्चन. मतलब पता नहीं क्या प्रिय है इसके अंदर. प्रिय इसलिए है क्योंकि ये आपको रूट कॉज पे ले जाता है, हायरार्की के थल्ले ले जाता है. मतलब पहले हायरार्की पीछे हो गई. देखो, चार्ज है, चार्ज से करंट है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज मोशन से करंट है, करंट से मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड से फ्लक्स है, फ्लक्स का वेरिएशन है, उससे फैराडे लॉ है, और साथ में माइनस है जिससे इनर्शिया का कॉन्सेप्ट आता है न्यूटन लॉ से, तो फिर आपका लेंजीज लॉ है. तो ये हमें बिल्कुल पीछे चार्ज की तरफ ले जाता है, जबकि आइडिया किसका है? लेंजीज लॉ का. और कहां तक हमें बांध दिया? टिल द चार्ज. सो हेंस इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. पूरा ही हायरार्की दिमाग में फिट हो जाती है. क्या मजेदार आर्टिकल है ना. आंसर तो निकल ही गया ना, गलती तो नहीं है कहीं? नहीं, बिल्कुल सही है सर. देखो, ट्वाइस ऑफ एन बी अपॉन आर इज माय आंसर. गुड वन. ये फ्लिप कॉइल बोले दिया, पिकअप कॉइल है. दोज आर इंटरेस्टेड इन द म्यूजिक और गिटार विटार बजाते हैं, अगर आप इच्छा रखते हैं बजाने की, सो दिस इज हाउ इट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल गिटार बिहेवियर, एंड इट्स अ पिकअप कॉइल व्हिच इज यूज्ड इन दैट, व्हिच बेसिकली पिक्स अप द साउंड फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम व्हाटएवर यू प्ले आउट देयर, and it causes the string to get magnetized over there, and the string in resonance vibrates at the same frequency, है ना. and the magnetized segment produces a variable flux, और वो जो variable flux आता है वो as an induced EMF एम्पलीफायर को फीड कर दिया जाता है, तो फिर आपके साउंड बॉक्स से एम्पलीफाइड वॉइस आती है. So this is an idea which is known as a pickup coil that basically picks up that particular frequency and feeds that frequency to the amplifier. One of the very good musical application of the Faraday law of EMI. मैंने बहुत सारी application समझाई थी, ये भी उनमें से एक बहुत ही बेहतरीन application है for the music lovers. Right, ये मैंने आपको कॉइल का समझा दिया है. This illustration is just to show you, but दोबारा derive नहीं करूँगा, ऑलरेडी हम derive कर चुके हैं, 2 बार समझा दिया मैंने. This is to show to you कि जो कॉइल का शेप है वो कुछ भी हो सकता है. You can use the coil. इस कॉइल को यूजुअली आर्मेचर कॉइल बोला जाता है AC जनरेटर की लैंग्वेज में, राइट. आर्मेचर कॉइल बोला जाता है. देखो, मैंने AC जनरेटर भी आपको काइंड ऑफ करा दिया. देखो, DC वाला तो मैं पहले भी बताया था, AC जनरेटर भी आपको दिखा दिया कि किस तरीके से EMF जनरेट होती है. इसको साइनोसॉइडल EMF भी बोला जाता है. It's also known as a sinusoidal EMF. So coil आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, सर्कुलर कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल, या फिर स्क्वायर कॉइल, ट्रेपेजियम भी रख लो, है ना. सो शेप्स के हिसाब से रखी जाती हैं, और एरिया जितना ज़्यादा आपको लगेगा उतनी पीक EMF ज़्यादा आएगी. सो ये आइडिया अंडरस्टूड है. सबसे बेहतरीन पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर की तरफ हमारा कदम पड़ने वाला है. सबसे बेहतरीन आर्टिकल, मैकेनिक्स इज coming your way, a lot of mechanics coming your way, and the article is known as motional EMF. ये basic idea है, हमने कल भी डिस्कस किया था, कल के लेक्चर में. Whenever there exists a relative motion, highlight, whenever there exists a relative motion between a magnet and a coil. Magnet क्या होता है? Source of magnetic field. और coil क्या होता है? जिसमें current होता है basically. So whenever there exists a relative motion between the magnet and a coil, what happens? There exists an induced EMF inside the coil. अंदर उसके EMF आ जाता है जिसकी वजह से करंट फ्लो करने लगता है. मजेदार है. नो इलेक्ट्रोड केमिस्ट्री से पाला छूट के हम सिर्फ मोशन से
बिकॉज ऑफ द न्यूटन मैकेनिक्स बिहेवियर हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को, करंट को जनरेट कर पा रहे हैं। इस आइडिया को हम क्या बोलते हैं, द मोशनल ईएमएफ। तो इसका मतलब जो फॉर्मुलेशन बनेगी ना ईएमएफ की, उसके अंदर मोशन दिखेगा। भाई मोशन कैसे दिखता है सर, वेलोसिटी से या एक्सेलरेशन से। तो शायद उस फॉर्मूले में जो आपका ईएमएफ का फॉर्मूला बनने वाला है अभी, से ईएमएफ का फॉर्मूला तो पता नहीं है d∅/dt, बेटा वो तो एक जनरलाइज बिहेवियर है जो कि फैराडे ने समझाया है। अब हम कंडीशनल बिहेवियर पे जा रहे हैं कि इसको किस तरीके से हम प्रैक्टिकली यूज करेंगे। सो मेनी डिवाइसेस हैव बीन मेड, कल मैंने आपको बताया था, तो उसमें प्रैक्टिकली किस तरीके से फिट इन होगा ये आर्टिकल आपका, उसके ऊपर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने एसी जनरेटर बताया वैसे ही हम आगे बढ़ते हैं। एंड व्हाट इज इमोशनल ईएमएफ, मैंने बात आपको समझा दी है। अब क्या करो, एक कंडक्टर को, क्या बोला मैंने, कंडक्टर को, डोंट फॉरगेट दैट, एक कंडक्टर को क्या करो, एक मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस मूव करो। प्रेफरेबली आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रखोगे, नहीं है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जैसे है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है, तो भी ये काम करेगा। हाँ, उसके अंदर क्या होगा कि आपकी जो ईएमएफ जनरेट होगी शायद आप उसको कांस्टेंट नहीं रख पाएंगे, तो वो डीसी जैसी ईएमएफ शायद नहीं बन पाए, है ना। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रखें, ताकि जो हमारी ईएमएफ बने वो एक डीसी बैटरी की तरह एनालॉगस हो जाए। इस वजह से हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को यूज करते हैं। हर एक चीज के पीछे कॉन्सेप्ट होता है, अगर आप सोचे तो। ठीक है, तो अब ये इमोशनल ईएमएफ कैसे डेवलप होने वाली है, तो उसके लिए मैं विस्तार से आपको बातें समझानी शुरू करता हूँ। चलो पहले क्या करते हैं, एक डेरिवेशन कर लेते हैं, जिससे आपके स्कूल के नंबर भी बन जाते हैं और एक छोटा मोटा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिट इन भी हो जाता है। अब क्या है, ये है कंडक्टिंग रेल्स। कंडक्टिंग रेल्स, रेल मतलब रेलवे नेटवर्क, भारतीय रेल, कंडक्टिंग रेल नेटवर्क, है ना। कंडक्टिंग रेल्स है यहाँ पे, ये वाली कंडक्टिंग रेल है, ये भी कंडक्टिंग रेल है यहाँ पे, ये दोनों रेल्स हैं, बोथ आर कंडक्टिंग रेल्स। उसके ऊपर ये कंडक्टर है, अ कंडक्टर इज स्लाइडिंग ऑन द कंडक्टिंग रेल। सो ऊपर नीचे दोनों रेल्स हैं और कंडक्टर उसके ऊपर स्लाइड कर रहा है, स्लाइडिंग, जैसे कि ट्रेन चल रही हो ना, एक ट्रेन चल रही हो रेल्स के ऊपर, बिल्कुल उस तरीके से लग रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रेन होगी, ईएम ट्रेन, है ना। तो जैसे दिल्ली मेट्रो है जिस तरीके से, ऑफ कोर्स हैदराबाद मेट्रो भी है, बॉम्बे मेट्रो भी है। सो ये जो कंडक्टर है उसकी कुछ लेंथ होगी, उस लेंथ को हम एल रख लेते हैं, जो कि उस कंडक्टिंग रेल्स के बीच में है, उससे हमें मतलब है दैट इज हाउ मच एल, क्योंकि उतनी लेंथ से क्लोज सर्किट बनेगा। जो एक्स्ट्रा लेंथ है उससे कोई फायदा नहीं है। सो जितनी लेंथ से क्लोज सर्किट बनेगा, तो यू कैन सी दैट देयर इज अ काइंड ऑफ अ क्लोज सर्किट व्हिच इज सीन ओवर देयर। तो हमने उतनी वाली लेंथ को वहां पे यूज इन कर लिया है, करेक्ट, राइट सर। वो लेंथ हमने एल ले ली है, एंड नाउ दिस इज मूव्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। क्या करें, मूव्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू अ लैंग्वेज, तो आपके पकड़ के रखनी है उस लैंग्वेज को, जिसको मैं बोलता हूं एज कटिंग द फ्लक्स। क्या बोलेंगे, कटिंग द फ्लक्स। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज, कटिंग द फ्लक्स। यू हैव टू फील दिस आइडिया, यू हैव टू फील दिस आइडिया। फीलिंग कराते हैं, फीलिंग कराते हैं। मान लो आपके घर में पानी का टैंक है पानी का टैंक है बिल्कुल, चलो। अब आपने क्या करना है, पानी का जो टैंक है उसके अंदर एक पेन लेके जाना है, ऐसे पेन लेके जाना और फिर उसको पानी के अंदर मूव करना है। तो आपको दिखेगा, आपको फील होगा, या आपको फील होगा कि आप क्या कर रहे हो, आप पानी की जो लाइंस होती है, जो स्ट्रीम लाइंस होती है, वैसे दिख नहीं रही है, पर जो आप उस पेन को उसको मूव करोगे तो आप उन लाइंस को कट कर रहे हो। क्या कर रहे होगे, कट कर रहे होगे, चीर के जा रहे होगे उन लाइंस को। ये मैंने आपको फील करवाना था, फील करवाना, इनर्शिया फील करवानी थी। तो आपने पानी के अंदर पेन डाला और उसको चीरा, क्या करा, उसको चीरा, चीर के ले गया ऐसे, उसके अंदर मोशन जनरेट करा, रिलेटिव मोशन जनरेट करा। तो क्या पानी चुप बैठेगा, क्या पानी इनर्शिया एग्जिबिट नहीं करेगा, क्या कोई चेंजेस नहीं आएंगे, क्या कोई फोर्सेस नहीं लगेंगी उस पेन के ऊपर, लगेंगी ना। बिलीव हो रहा है ना, यहां नहीं हो रहा, यहां आपको नहीं हो रहा है, इस कमरे में आप बोलोगे सर पेन जला दिया मैंने, कुछ हुआ ही नहीं, मैंने सर देखो पेन मूव करा, कुछ हुआ ही नहीं, आपको ऐसा लगेगा। दिस इज व्हाट विल बी योर फीलिंग कि ऐसा हो रहा है, पर ऐसा होगा नहीं। ये बात मैंने आपको अभी अभी फील करा दी, नहीं है तो जाके बाथरूम में उसके अंदर बाल्टी में पानी वानी डाल के, पेन डाल के, मूव करा के फील कर लो। फीलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे पानी की स्ट्रीम लाइन है, इस कमरे में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, एंड व्हेन यू आर मूविंग द पेन अक्रॉस इट, यू आर कटिंग दोस इमेजिनरी सेट ऑफ लाइंस, यू आर कटिंग दोस इमेजिनरी सेट ऑफ लाइंस। और ये डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से कट कर रहे हैं, और आप कट कर भी रहे हैं कि नहीं। सर ये क्या बात हुई, मान लो इमेजिन, ये देखो फोटो में देखो, वो इमेज लॉन्च कर लो मेरी। तो क्या हो रहा है कि
इस डायरेक्शन में मान लो फील्ड है, ऐसे मान लो इस डायरेक्शन में फील्ड है, ये ब्लू कलर पेन क्या है, फील्ड है, ये इस डायरेक्शन में है, और आप मूव भी ऐसे कर रहे हैं, तो अब थोड़ी लाइन कट होगी, फील्ड लाइन भी इधर है, आप पेन भी इधर ही मूव कर रहे हैं, तो वो तो अलोंग द फील्ड लाइन मूव कर दिया, तो कटिंग ऑफ फ्लक्स नहीं होगा, कटिंग ऑफ फ्लक्स नहीं होगा तो कुछ चेंजेस नहीं आएंगे, तो फिर कुछ भी नहीं आपको मिलेगा, इसका मतलब इंड्यूस ईएमएफ नहीं आएगा। कोई फॉर्मूला नहीं बनाया है, आइडिया समझा रहा हूं। लेकिन लेकिन अगर फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में है और आपने पेन को ऐसे मूव करा, ऐसे ऐसे मूव करा, तो क्या होगा, अब फ्लक्स कट होगा सर। अब ये लाइंस कटेंगी सर, हम लाइंस को चीर के आगे जाएंगे, और अगर ऐसा होगा तो जी इनर्शिया डिस्टर्ब होगा, और अगर ऐसा होगा तो डेफिनेटली देयर विल बी समथिंग व्हिच इज गोइंग टू कम योर वे, और उसको अभी इस आर्टिकल में हम क्या बोलेंगे, एज एन इंड्यूस ईएमएफ एंड करंट, राइट। सो दिस एग्जैक्टली हैपेंस कि जब ये अक्रॉस दिस फील्ड लाइन मूव कर रहा है, अक्रॉस मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, सो अक्रॉस द फील्ड लाइन जब ये कंडक्टर मूव कर रहा है, हैव दिस फीलिंग, सो फिर क्या हो रहा है, ऐसे मूव करा रहे हैं, जबकि फील्ड लाइन इनसाइड है तो फ्लक्स को कट कर रहा है, और उस कटिंग ऑफ द फ्लक्स की वजह से इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होती है। सो व्हाट इज द वैल्यू फॉर दैट, दैट्स प्रीटी सिंपल माय डियर, दैट्स प्रीटी सिंपल माय डियर, कि यहाँ पे जो ईएमएफ है वो लिखेंगे कैसे, फ्लक्स के थ्रू, फ्लक्स की वैल्यू कितनी है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड जो कि यूनिफॉर्म है, एरिया, व्हाट इज द एरिया, येलो शेडेड एरिया चेक करिए, येलो शेडेड एरिया मैंने चेक करा, वो कितना है, L इंटू एक्स है, कितना है, L इंटू एक्स है, दिस साइड इज x और ये साइड हमने L यूज करी हुई है, जितनी उन सर्किट को क्लोज करने में लेंथ ऑफ द रॉड यूज हुई, सो दैट इज B इंटू एरिया इंटू एंगल, व्हाट इज एंगल, सर एन कैप ऊपर है, सर एन कैप ऊपर है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है नीचे है इस क्वेश्चन में, ओके, सो दैट इज cos ऑफ 180 आ गया है, एंगल नहीं चेंज हो रहा है इसके अंदर, एरिया चेंज हो रहा है, फिर से व्हाट इज चेंजिंग, एरिया चेंज हो रहा है, L इंटू एक्स चेंज हो रहा है, बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द कंडक्टर, बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द कंडक्टर, मोशन ऑफ द रॉड बोल दूं, कंडक्टर बोलने का मन नहीं कर रहा, लंबा वर्ड है, मैंने बोला मोशन ऑफ द रॉड, तो मोशन ऑफ द रॉड की वजह से क्या हो रहा है, तो एरिया चेंज हो रहा है सर, तो फ्लक्स वेरी कर रहा है, तो फिर लेंजीज लॉ लगाओ, ये कितना बना सर, दैट इज माइनस BLX बन रहा है, और हम क्या करेंगे सर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे और माइनस साइन भी लगाएंगे लेंजीज लॉ के अकॉर्डिंगली, लेंजीज लॉ के अकॉर्डिंग, सर लेंस लॉ बोलो, ओके लेंस लॉ, सो माइनस ऑफ d5 अपॉन dt, सो इसके अंदर सब B और L तो कांस्टेंट है, सो डिफरेंशिएशन सबसे x का होगा, दैट्स इट, ओके माय डियर, डिफरेंशिएशन सब x का होगा, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ B इंटू L इंटू dx अपॉन dt, dx अपॉन dt क्या है सर, वेलोसिटी है, सर वेलोसिटी है, दैट्स माइनस ऑफ BL, भी माइनस साइन क्या है, वो पोलैरिटी में दिख जाएगा आपको कि वो क्या है, मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू फॉर द मैग्नीट्यूड इक्वल टू, दैट बिकम्स इक्वल टू BLV सर, BLV, जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे एरिया कम हो रहा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया कम हो रहा है, x की वैल्यू कम हो रही है, तो वहां से भी माइनस साइन आपका सेट हो जाएगा, और प्लस BLV रिजल्ट आपका आ जाएगा, सो व्हाट इज द वैल्यू फॉर द EMF, BLV दैट्स द वैल्यू फॉर द EMF, करंट तो फील ही नहीं हो रहा, अभी करंट तो फील ही नहीं हो रहा, मोशन जरूर फील हो रहा है, मैंने बोला था कि जो फॉर्मूला हम डेवलप करेंगे उसके अंदर क्या होगा, मोशन की फीलिंग आएगी, मोशन की फीलिंग आ रही है, V आ चुका है इस एक्सप्रेशन के अंदर, एंड हेंस दिस आइडिया इज नोन एज द मोशनल EMF। Why it is known as a motional EMF? Reason, because there is actually the motion of the conductor in this magnetic field where it cuts the flux, and because of the motion of that conductor we have an EMF which is getting induced across it, and hence that term motional EMF। आप छोड़ दो उसको, अब उसको बोलो रख दिया मैंने सर, उसको आराम करो, उसके बाद तो कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, कोई कटिंग ऑफ द फ्लक्स नहीं होगा, there will be the no motion of the conductor, मैग्नेटिक फील्ड होगी, लेंथ होगा, एरिया आपको ये दिख रहा होगा, सब कुछ हो रहा होगा, कोई मोशन ही नहीं है, अगर मोशन ही नहीं है तो फिर क्या होगा, एंड सर इन दैट कंडीशन फिर EMF नहीं आएगी, पर अभी मोशन क्रिएट हुआ तो उसकी वजह से EMF आई है, इस वजह से हम उसको बोलेंगे द मोशनल EMF that arises because of the actual motion of the conductor in the magnetic field। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लो तो यार वैल्यू भी कांस्टेंट आएगी ना, देखो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, B कांस्टेंट है, लेंथ ऑफ द रॉड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करो, V भी कांस्टेंट है, तो EMF भी तो कांस्टेंट आएगी, तो एक डीसी बैटरी की तरह ये बिहेव करेगा, क्योंकि इसकी EMF क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, बात पल्ले पड़ रही है, यू आर डिजाइनिंग अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैटरी माय डियर, केमिस्ट्री से पीछे हटा चुके हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैटरी करें, केमिकल बैटरी नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैटरी है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो उसकी वैल्यू स्टैटिक बिहेव करे,
कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस की तरह वो वैल्यू जनरेट हो, तो उसके लिए कंडीशनल बिहेवियर है कि आपने मैग्नेटिक फील्ड को यूनिफॉर्म रखा है, लेंथ को कांस्टेंट रखा है और वेलोसिटी भी कांस्टेंट रखी है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं, दोबारा अगर आप ऐसा कर पाते हैं कि v को भी कांस्टेंट रख पाते हैं, मुश्किल आएगी, किसी भी चीज को कांस्टेंट रखने में मुश्किल आएगी। लेकिन अगर आप रख पाते हैं तो फिर जो स्टैटिक ईएमएफ डेवलप होगी वो आपको एक डीसी का एनालॉगस बिहेवियर देगी, एंड द आर्टिकल इज मोशनल ईएमएफ। तो हाँ सर समझ में आ गया, देखो मोशनल ईएमएफ खत्म हो गया, बुक्स के हिसाब से खत्म हो गया, उड़ गया, सारा आर्टिकल उड़ गया। मैंने दिमाग में क्वेश्चन आया, मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया, यार ऐसे मुझसे किसी बच्चे ने क्रॉस क्वेश्चन करा, सर इज इट अ कंडक्टर और अ रॉड? मैं घूम गया इस क्वेश्चन पे। सर बस वैसे तो कुछ है नहीं क्वेश्चन में, पर वो मुझसे पूछता है सर इज इट अ कंडक्टर और अ रॉड? मैंने बोला भाई मेरे कंडक्टिंग रॉड है। क्या है? कंडक्टिंग रॉड है। सर व्हाट इफ इट इज अ नॉन कंडक्टर? ये उसने मुझे बम फेंका। सर व्हाट इफ इट इज अ नॉन कंडक्टर? और मैं पढ़ा लिखा नहीं था, मेरे को फिजिक्स नहीं आती थी, थोड़ी बहुत रट के मैं पढ़ा रहा था, तो मैं स्वाहा हो गया, गायब। मैंने कहा बेटा हो सकता है हो सकता है नॉन कंडक्टर हो। अब वो हंसने लगा, क्योंकि उसको तो पता था। क्या आपको पता है? ये जो डेरिवेशन है इसके अंदर क्या कहीं पर भी ये मेंशन है इस डेरिवेशन में ये कंडक्टर है? जा मैं बोलूं तो डेरिवेशन में यूज हुआ इसका कंडक्टिंग बिहेवियर। देखो कि इलेक्ट्रॉन आए, कुछ हुआ, यूज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड बाहर से किसी ने लगा दी, ये रॉड मूव कर रही है, तो रॉड कंडक्टर है कि नॉन कंडक्टर है ये तो डेरिवेशन में मेंशन ही नहीं है। इसका मतलब मिसकॉन्सेप्ट क्रिएट हो जाएगा कभी भी किसी भी दिन कि सर एक रॉड को मूव कर लो, लक्कड़ की रॉड लगा के सर मूव कर लेंगे, उससे भी बैटरी बन जाएगी। ऐसा नहीं होने वाला है। इतना सर क्यों नहीं होने वाला है? प्रूफ करो। हाँ ऐसे बोलो ना, प्रूफ करो, ऐसे बोलो कि सर प्रूफ करो। बिल्कुल प्रूफ करूंगा मेरे दोस्त, बिल्कुल प्रूफ करूंगा कि बेटा वो नॉन कंडक्टर होना चाहिए, नहीं कंडक्टर होना चाहिए, ताकि ये होगा। इट हैज टू बी अ कंडक्टिंग रॉड। लेट मी कन्विंस यू, लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड व्हाई दिस डेरिवेशन, हालांकि रिजल्ट सही आएगा डेरिवेशन का, बट व्हाई इट इज इनकम्प्लीट, लेट मी टीच यू थ्रू एन एग्जांपल ओवर देयर। लेट मी शो अप द एग्जांपल ओवर देयर, एंड दिस इज अ कंडीशन। क्या करें, हमारे पास एक रॉड है, कंडक्टिंग रॉड है, लिखा हुआ है मैंने वहां पे, और वेलोसिटी v से इसको मूव करा रहे हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से इसको हम यहाँ मूव करा रहे हैं। तो पहली फीलिंग है कटिंग ऑफ द फ्लक्स है, बिल्कुल करेक्ट फीलिंग है, कटिंग ऑफ द फ्लक्स है। अब इसको मूव करा रहे हैं। अब इसको मूव कराने से क्या होगा? अगर वो कंडक्टर है तो उसके अंदर चार्जेस होंगे। अगर वो कंडक्टर है तो उसके अंदर चार्जेस होंगे। सर कौन सा वाला? सर कंडक्टर है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यस सर। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है तो मैं उसको माइनस से डिनोट कर लूं, माइनस से, तो ये मेरा माइनस चार्ज है, लाल रंग से बनाते हैं, लाल रंग से दिखेगा। तो ये जो माइनस चार्ज है, माइनस वाला, इसके ऊपर फोर्स लगाओ। कौन सी वाली? Q into V cross B, that's a magnetic force. So magnetic force equal to, that is equal to Q into V cross B. कहाँ लग रही है इसके ऊपर? देखो ध्यान से, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिव वाला है, तो V सर थंब के अलोंग, B इनसाइड। सर नेगेटिव पे फोर्स नीचे को लगेगी, सर पॉजिटिव होता ना तो ऊपर लगती, राइट हैंड रूल से। B नीचे, V टुवर्ड्स द राइट, तो फोर्स कहाँ लगती? पॉजिटिव होता तो ऊपर, तो बेचारा नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो कहाँ लग रही है? सर डाउनवर्ड लग रही है। तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है दैट इज डाउनवर्ड, दैट्स अ मैग्नेटिक फोर्स ऑन दिस वन। और अगर कहीं आप इसी पे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ले लेते हैं, सेम आइडिया में, इसी क्रॉस फील्ड में, जैसे मान लो कि सेमीकंडक्टर बिहेवियर होता है ना, तो हम क्या कर लेते हैं, जैसे मान लो कि पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, वैसे भी हम तो थ्योरी में सोचते ही है ना कि कन्वेंशन चार्ज पॉजिटिव से होता है। सो अगर ये पॉजिटिव है तो इसके ऊपर ये फोर्स जो लगती है वो इधर लग जाती है बाय योर राइट हैंड पाम रूल। तो क्या होगा, अगर जो नेगेटिव चार्जेस है वो कहां पर आ जाएंगे? वो सारे के सारे लोअर सेक्शन ऑफ द रॉड पे शिफ्ट हो जाएंगे। So what is happening over there, that there is supposed to be the shifting of the charges, और जो नेगेटिव चार्जेस है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पे। तो क्या होगा, बाकी रीजन में चार्ज की, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी। क्या क्रिएट हो जाएगी? डेफिशिएंसी। याद है कब करते थे? इंडक्शन फिक्स में करते थे याद है आपको कि एक यहाँ पे सोर्स आता था ग्लास रॉड टाइप की, फिर यहाँ पे एक स्फीयर होता था, फिर हम इसको इसके पास में लेकर आते थे, फिर क्या होता था, इस तरफ पे क्या होते थे, भागे अगर इसमें पॉजिटिव है तो इधर इलेक्ट्रॉन आ जाते थे, और पीछे वाले हिस्से पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती थी। इन द सेम मैनरिज्म यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी की वजह से
पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. सो isn't it a kind of a redistribution? Yes, it is a kind of a redistribution of the charges within the rod. पर अगर चार्ज हो तो तब ना, अगर चार्ज ही नहीं हुए तो फिर क्या? तो भाई मेरे नॉन कंडक्टिंग रॉड नहीं हो सकती है. दिस थ्योरी इज ओनली फॉर कंडक्टिंग. पिछली वाली जो डेरिवेशन है जो कि ज्यादातर आप अडॉप्ट कर लेते हैं, उसमें ये सारी बातें मेंशन नहीं है, पर अब मेंशन हो रही है. अब आगे की कहानी का आपको याद है, हॉल इफेक्ट समझाया था मैंने अभी पीछे, आपको याद होगा हॉल इफेक्ट समझाया था. अब हॉल इफेक्ट अगर आपको पता है तो ये आर्टिकल आपको पता है, नहीं भी पता तो कोई बात नहीं. क्रॉस फील्ड भी समझाई थी, याद होगी आपको, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी सिलेक्टर समझाया था. ये सारी चीजें यहाँ पर है, किसी फॉर्म में है. क्या हो रहा है अब, ये चार्ज डेंसिटी के सेपरेशन की वजह से देयर एग्जिस्ट अ वर्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड है. वर्चुअल फील्ड है क्रिएटेड ओवर देयर. कहां पे? इस डायरेक्शन में. दैट इज फ्रॉम द पॉजिटिव टू नेगेटिव. एक वर्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई है. तो फिर क्या हो रहा है कि जो बीच में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल था उसके ऊपर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से किधर लग गई है? इस डायरेक्शन में आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड. इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो नेगेटिव वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर ये फोर्स कहां लगेगी? ऑपोजिट टू द फील्ड. तो यहां लग जाएगी. दैट्स सपोज्ड टू बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ओवर देयर. इलेक्ट्रिक फोर्स ओवर देयर कहां लग रही है? ऊपर लग रही है. तो ये लॉरेंट्ज फोर्स के हवाले चढ़ चुका है ये वाला चार्ज पार्टिकल, और इसकी तरह अनगिनत चार्ज पार्टिकल्स जो कि इस कंडक्टर के अंदर हैं, उन सभी के ऊपर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट हो चुकी है. ये कंडक्टर मूव कर रहा था, मोशन की वजह से क्या हुआ, जो चार्ज पार्टिकल्स है उनके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगी, जिसकी वजह से चार्ज का सेपरेशन हुआ. उसकी वजह से एक वर्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई, और उसकी वजह से एक्स्ट्रा फोर्स क्रिएट हुई, दैट इज Fe. अब ये बताओ, ध्यान से सोच के बताना, बहुत आसान है. ये जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है? सर ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है? बेटा कहीं नहीं जा रहा. ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है? सर कहीं नहीं जा रहा. ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है? कहीं नहीं जा रहा. क्यों नहीं जा रहा? सर क्योंकि सर्किट तो क्लोज ही नहीं है. सर्किट तो क्लोज ही नहीं है तो रॉड है सर, कोई सर्किट थोड़ी है. जो सर्किट तो ओपन है, तो अगर सर्किट ओपन है तो करंट थोड़ी आएगा, और अगर सर करंट नहीं होगा तो चार्ज ऊपर नीचे घूमता थोड़ी रहेगा. इसका मतलब ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से. फिर से उसी वजह से हो रही है. शायद ये चार्ज सेपरेशन अपने आप हुए जा रहा है, चार्जेस अपने आप सेटिंग करे जा रहे हैं, ताकि क्या होगा, अगला जो चार्ज है वो मूव ही नहीं करेगा, क्योंकि उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो हो जाएगी. क्योंकि दो फोर्स हैं, एक Fm नीचे लगी, एक Fe ऊपर लगी, और ये क्या करेंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगी, सेल्फ एडजस्ट कर लेंगी, ताकि आपका कॉन्सेप्ट निखर के आए कि भाई देखो सर, क्लोज सर्किट तो है नहीं, क्लोज सर्किट तो है नहीं, तो करंट तो नहीं हो सकता, तो चार्ज एक्चुअली में मूव नहीं करेगा. पहले लग रहा था कि चार्ज मूव करेगा, कि इलेक्ट्रॉन नीचे जाएगा, पर ये वर्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड आपके कॉन्सेप्ट को निखारती है, समझाती है that why doesn't this particular charge actually move. Reason is because it is an open circuit, closed circuit नहीं है, तो करंट नहीं हो सकता, charge will not move, and therefore the electromagnetic force, electrostatic force भी आ गई है ना, कितनी हो चुकी है, that is equal to Q into E. so net electromagnetic force कितनी आ जाएगी? जीरो आ जाएगी, which means जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स थी वो कितनी थी, जिसको हम लॉरेंट्ज फोर्स बोलते हैं, वो कितनी फोर्स थी यहाँ पे? दैट इज Fm प्लस Fe, मैग्नेटिक फोर्स भी और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी, दोनों उस चार्ज पार्टिकल पे लग रही हैं. दैट इज Q इंटू V क्रॉस B एंड प्लस Q इंटू E. ये मिलके कितनी होगी? जीरो हो गई है. रीजन बिकॉज देयर इज नो पैसेज ऑफ करंट yet inside this because the circuit is open. But my friends, induced EMF है, induced EMF है. यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे नेगेटिव चार्ज है. So there is an analogous behavior of a battery like this. And what is the value for the battery? उसके ऊपर हम थोड़ी देर में आ जाएंगे. पर ये बैटरी बन चुकी है क्योंकि ऊपर पॉजिटिव चार्जेस हैं और नीचे नेगेटिव चार्जेस हैं, तो पोलैरिटी डिसाइड हो चुकी है, ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव. बस इसका जो ईएमएफ है उसकी वैल्यू आपको ढूंढ के बता देनी है कि कितनी है, तो फिर ये बिल्कुल इलेक्ट्रिकल एनालॉग बन जाएगा. सिर्फ एक कंडक्टर को आपने मूव कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड सही तरीके से, ताकि फ्लक्स कट हो, तो वो एक वर्चुअल बैटरी बन जाएगी. इस तरीके से उसकी पोलैरिटी भी सामने आ गई है. मैंने हाथ पैर नहीं हिलाए हैं, ज्यादा हिलाए हैं सर. देखो Fm का डायरेक्शन आपने चेक करा है, तो आपको पता चला है कि पोलैरिटी कहां पर है. और ये सारा बिहेवियर सर इनर्शिया का है. वो चार्ज पार्टिकल बेसिकली हिलना ही नहीं चाहता, इस वजह से वो सारी सेटिंग कर रहा है अंदर ही अंदर, ताकि हिलना ना पड़े. इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाए.
उस इक्विलिब्रियम को हमने क्या बोला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्विलिब्रियम। आगे देखें, आगे दिस बिकम्स Q into E as equal to minus of Q into V cross B। अब वो चार्ज गायब हो गया है। Now this is a relationship between the electric field and the magnetic field, that is E equal to minus of V cross B। है ना ब्यूटीफुल रिलेशन, है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, बिल्कुल है सर। पर कब है, जब V है। अगर V को जीरो कर दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अच्छा, पहले हम क्या सोचते थे कि सर देखो मूविंग चार्ज पार्टिकल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आती है, अब तो कुछ और दिख रहा है। मूविंग चार्ज पार्टिकल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ रही है, मूविंग चार्ज पार्टिकल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ रही है। E इज इक्वल टू माइनस ऑफ V क्रॉस B। मैग्नेटिक फील्ड के जरिए मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, चार्ज उसके अंदर मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है। वैलिड इक्वेशन है उसकी। V जीरो कर दो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी, है ना। मजेदार कॉन्सेप्ट है, मजेदार। फील हो तो मजेदार, नहीं तो सिर्फ फॉर्मूला है। अब हमें ना ईएमएफ डेवलप करना है। ईएमएफ मतलब काइंड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ना 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 ना, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं होते दोस्त मेरे। हाँ सर, ओपन सर्किट में सेम होते हैं, ओपन सर्किट में सेम होते हैं सर। याद आया, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू ईएमएफ से कम भी होती है जब डिस्चार्जिंग सर्किट होता है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू ईएमएफ से ज्यादा भी होती है जब चार्जिंग सर्किट होता है। लेकिन कभी ना कभी सर वो बराबर भी होते हैं। कब बराबर होते हैं, जब ओपन सर्किट होता है। सर अभी तो ओपन सर्किट है, तो अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालेंगे तो वो ईएमएफ के बराबर लगेगा। वेरी गुड माय डियर। तो मैंने क्या करना है, मैंने डॉट प्रोडक्ट लेना है दोनों साइड पे। सो टेक डॉट प्रोडक्ट with dl vector, displacement vector with a dl vector on both the sides। भाई चार्ज पार्टिकल को मूव करा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट तो आएगी ना उसकी, तो दोनों साइड पे डीएल वेक्टर के साथ में वर्क करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा ना। तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस की बिहेवियर आता है ना, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क करना पड़ेगा तो डिस्प्लेसमेंट तो लानी पड़ेगी ना, तो लेकर आओ ना। डॉट प्रोडक्ट से ही आती है, वर्क डन तो डॉट प्रोडक्ट से ही आता है, इसलिए डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो पूछे ना कि सर क्यों लिया आपने, तो दैट इज ई डॉट डीएल is equal to minus of V cross B and dot dl। अब क्या करूं, सो इंटीग्रेट करो दोनों साइड पे। एक्सेलेंट। नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड, दैट्स इंटीग्रल ऑफ V dot dl as equal to minus of integral of V cross B and dot dl like this। अब क्या करें सर, हो गया, क्या हो गया सर, दैट्स अ पोटेंशियल डिफरेंस। लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या मिलता है, याद आया, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या मिलता है सर, पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। सर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू मिल गई है, एंड दैट्स इक्वल टू माइनस। तो माइनस क्या कर रहा है, लेंजीज लॉ की तरह तो अपने आप सेट नहीं हो गया, शायद हो गया, शायद हो गया। इलेक्ट्रॉन नीचे मूव करा और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उस तरीके से सेट हो गई। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये लेंजीज लॉ की तरह ही है। हाँ, नाम नहीं है लेंजीज का, तो आइडिया तो सेम होगा ना। तो दैट्स माइनस ऑफ V cross B dot dl, and since this circuit is an open circuit my dear, so that's equal to the induced EMF, that's minus of V cross B dot dl। सर ये बहुत औखा फॉर्मूला है सर, ऐ कौन यूज करता है सर, इतना फॉर्मूला कौन यूज करेगा सर, V cross B dot dl। हम करेंगे, सुखा करेंगे, बनाएंगे, विभिन्न तरीके की एप्लीकेशन को लेकर आएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। V cross B dot dl सर कितना सॉल्व हो सकता है सर। मैंने कहा बेटा देखो, मानो ऐसा मानो कि V कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, मान लो, वेरी गुड। सो फिर बेटा ये मानो कि B भी यूनिफॉर्म है, ऐसा मानो। देखो आसान फॉर्मूला चाहिए तो मानो ना, और कभी ना कभी सर B वेरिएबल होगा, हाँ तो होगा, तो फिर इस फॉर्मूले में डालना, आएगा आंसर। ऐसा थोड़ी है कि एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन बनाना है कि हम बस वो फॉर्मूला ले आए BLB हो जाएगा, है ना। कॉन्सेप्ट तो स्वाहा, एक क्वेश्चन फॉर्मूला रट लिया, बिलीव करा कि अब उसी से क्वेश्चन आएगा। सो माइनस ऑफ V क्रॉस B डॉट dl, तो V वेक्टर वेरी कर सकता है। फिलहाल हमने कांस्टेंट रख लिया है, B वेक्टर वेरी कर सकता है, फिलहाल हमने कांस्टेंट रख लिया है। तो उससे क्या होगा, इंटीग्रेशन जो है वो इनके पल्ले से छूट जाएगी, V क्रॉस B बाहर आ गया, क्योंकि उनके बीच का एंगल भी फिक्स हो जाएगा। अगर B फिक्स है, यूनिफॉर्म है, B यूनिफॉर्म है, तो उनके बीच का एंगल भी यूनिफॉर्म हो जाएगा, सब कुछ बाहर आ गया। डॉट इंटीग्रल ऑफ डीएल वेक्टर ये बच जाएगा, ऐसा सोखा होना शुरू हो गया। यस सर, डॉट डीएल, डीएल क्या है, डिस्प्लेसमेंट, क्या है, डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन कैसे आती है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। हमने ई डॉट डीएल दिया है, तो डीएल क्या है, वेक्टर है, स्केलर नहीं है, वेक्टर है। उसको इंटीग्रेट करेंगे, क्या मिलेगी, वेक्टर लेंथ मिलेगी। सर क्या मिलेगी, वेक्टर लेंथ मिलेगी, डिस्टेंस नहीं मिलेगा, स्केलर लेंथ नहीं मिलेगी, वेक्टर लेंथ मिलेगी। ध्यान रखना आपने, बोलना नहीं है इसको।
सो E becomes equal to माइनस साइन लेंजीज लॉ की तरह है, तो दैट इज V क्रॉस B डॉट L वेक्टर, दैट बिकम्स एक ही फॉर्मूले में क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट दोनों आपके सामने है। सब बहुत मुश्किल है सर, V क्रॉस B डॉट L सर, V क्रॉस B बहुत मुश्किल है सर, ये कैसे यूज हो पाएगा? बिल्कुल यूज हो पाएगा, नेक्स्ट लेक्चर में यूज हो पाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एप्लीकेशन देखेंगे आगे, और देखेंगे कि इसको कैसे सोखा बनाएंगे। आइडिया बहुत मजेदार था। एक बात आपके पल्ले पड़ चुकी है कि मोशनल ईएमएफ कंडक्टिंग रॉड के थ्रू ही होगा, नॉन कंडक्टिंग के थ्रू नहीं होगा, क्योंकि चार्ज पार्टिकल चाहिए जिनका मोशन होगा, जो इनर्शिया शो करेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। और मोशनल ईएमएफ क्यों बोल रहे हैं सर, ये बात अब जाके तो बिल्कुल 100% क्लियर हो जाती है कि V जो है वो है ना, अगर सर V जीरो हो जाएगा तो ईएमएफ थोड़ी होगा, तो क्योंकि V नॉन जीरो है तो ईएमएफ एग्जिस्ट कर रहा है। सर ऐसा भी हो सकता है कि V सर नॉन जीरो हो लेकिन तो भी ईएमएफ ना आए? हाँ बिल्कुल हो सकता है। देखो क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट है, कहीं पे कोई मामला आपने गड़बड़ कर दिया, सेटिंग प्रॉपर नहीं करी, सर्किट उसी को बोलते हैं प्रॉपर सेटिंग करना। अगर प्रॉपर सेटिंग आप नहीं करोगे तो सर फिर ईएमएफ नहीं आए। हो सकता है सर देखो V और B के बीच का एंगल 0 हो जाए, कहानी खत्म हो जाएगी सर। फिर ऐसा हो सकता है सर देखो V क्रॉस B और L के बीच का एंगल 90 हो जाए, तो फिर से कहानी खत्म हो जाएगी। इसका मतलब अगर आपको सेटिंग करनी पड़ेगी प्रॉपर्ली, वो सेटिंग किस तरीके से काम करेगी वो कल हम देखेंगे, और कब काम कर नहीं करेगी वो भी देखेंगे। मतलब कुछ छोड़ने वाले नहीं है एज यूजुअल हम इसके अंदर। सो E क्या है, नॉन जीरो अगर आ रहा है तब इस आइडिया को हम क्या बोलते हैं, मोशनल ईएमएफ बोलते हैं। पहले तो आई नहीं और अब आ रही है। जब आप सारी सेटिंग कर लेंगे, जैसे वेलोसिटी सिलेक्टर में सेटिंग होती है कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर अप्लाई कर दें और वेलोसिटी को उन दोनों के परपेंडिकुलर अप्लाई कर दें, तो ऐसी कुछ सेटिंग करेंगे हम कल के लेक्चर्स में, वेरियस सेटिंग्स करेंगे जिससे मोशनल ईएमएफ आएगी, हम उसको कंट्रोल कर पाएंगे और उसके क्वेश्चन बना पाएंगे। टुमारो वी विल मीट अगेन प्रोबेबली एट द सेम टाइम एंड टेक दिस थिंग्स फर्दर, राइट? सो आज के लिए वाइंड अप करते हैं। बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।